स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट कर दिया था। इसी चैप्टर को हम दोबारा से स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 था हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो था हमारा, इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से देखा था कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ या बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते क्या हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट या कोई जीन है ना, जो भी हमें चाहिए, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, जीन या डिज़ायरेबल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई माइक्रोब्स हो गया, है ना, कुछ भी जो हम चाहते हैं कि इस माइक्रोब्स में ये चेंजेस होने चाहिए, इस प्लांट के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए, है ना, इस कैटल के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए, तो हम इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, है ना, वो चेंजेस, वो मॉडिफिकेशन उन प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम कर सकें। तो ये चीज़ हमने देखी थी बायो टेक्नोलॉजी इससे पहले वाले चैप्टर में। अब उस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरीके से कहाँ है ना कर रहे हैं, जिससे जो पब्लिक है उसको लाभ हो रहा है, कहाँ बेनिफिट हो रहा है, किस किस फील्ड में बेनिफिट हो रहा है, ये चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमको देखनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम कैसे हमें मिलेगा, हम उस जीव के, है ना, उस जीव के जीन में क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, है ना, ताकि अब वो जो कोई एनिमल्स है, जैसे मान लो इसकी हमने जीन में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो अब इससे आने वाली जो प्रोजेनी होगी, है ना, उनमें हमें ये चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। उनकी जो प्रोजेनी होगी वह ऑलरेडी क्या होगी, जब उनका जब बर्थ होगा तो वो प्रोजेनी क्या होगी, मतलब वेल डेवलप होगी, है ना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, मतलब अपने आप में चेंजेस उनको करने की ज़रूरत नहीं, उनमें ऑलरेडी वो चेंजेस होंगे कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। उनका प्रोडक्शन जो होगा वो भी क्वांटिटी बेस होगा, क्वालिटी बेस होगा, है ना, हर तरीके से, मतलब उनके अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी उनकी बॉडी में होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर था उसके अंदर हमने हमारा मनचाहा प्रोडक्ट बनाया, और उस मनचाहा प्रोडक्ट को हम किस तरीके से हम मनचाही जगह पर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई है, मतलब कहाँ कर रहे हैं। एक तो हम मेडिसिन की फील्ड में कर रहे हैं, जो मेडिसिन हम में किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं ताकि जो अनक्योर डिजीज़ है उसमें उनका यूज़ हो सके, और वो डिजीज़ जो है मतलब ना क्योर हो सके, या क्योर तक का लेवल अगर नहीं हो सकता है तो वो डिजीज़ आगे बढ़े नहीं या भयंकर रूप ना ले वो डिजीज़। तो इस तरीके की मेडिसिन भी हम बायोटेक की हेल्प से बना रहे हैं। दूसरा, डायग्नोसिस जो हम करते हैं, जो टेस्ट हम करते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट वगैरह ये हम करते हैं ना। तो जब हम ये टेस्ट, डॉक्टर हमको बोलते हैं ये डायग्नोसिस करवाइए, तो वो डायग्नोस करवाने से अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तभी उन टेस्टों से वो पैथोजन शो होता है ना। उस सिम्टम्स की बेस पे डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप ये डायग्नोसिस करवा के लेकर आइए, और वो जो टेस्ट करने को देते हैं वो जनरल टेस्ट होते हैं ना, ब्लड टेस्ट हो गया, सीरम टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, है ना। तो उन टेस्टों से केवल हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन की संख्या बढ़ गई होगी ना, वही चीज़ हम उन टेस्टों से पकड़ सकते हैं उस चीज़ को, है ना। लेकिन मान लो हम टेस्ट करने के लिए गए, लेकिन उसी समय कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर दिया, तो उसकी तो संख्या बढ़ने से रही, बढ़ेगी क्या, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तो उसकी संख्या बढ़ेगी नहीं, है ना। तो हम बायोटेक की हेल्प से, है ना, इस तरह के डायग्नोसिस का डेवलपमेंट किया गया है कि जो माइक्रोब्स या जो पैथोजन हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में है ना, और आगे चल के वो बढ़ेगा, जब 2, 4, 5 साल के बाद जब उसकी संख्या बॉडी में बढ़ेगी तभी जाके सिम्टम्स नजर आएंगे। तो हम इस तरह के डायग्नोसिस को डेवलप कर चुके हैं कि जो डिजीज़ 5 या 10 ईयर्स के बाद हमारी बॉडी में होने वाली थी उसको भी हम पहले से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ रिसर्च एरियाज़ हैं। रिसर्च एरिया से मतलब है कि 3 स्टेप है इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई भी माइक्रोब्स है, कोई भी एंजाइम है, तो उस एंजाइम में क्या करेंगे, मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना, ताकि वो एंजाइम और भी बेटर तरीके से उस रिएक्शन को, है ना, जल्दी और बेहतर तरीके से वो प्रोडक्ट हमें दे सकें। तो हम जो एंजाइम बनाएंगे वो क्या हो, इम्प्रूव्ड हो, है ना, इम्प्रूव्ड एंजाइम। दूसरा, अब ये जो एंजाइम हम इम्प्रूव्ड एंजाइम बना रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए। तीसरा, जब ये प्रॉपर फैसिलिटी को यूज़ करके एंजाइम बना रहे हैं ना, ये एंजाइम को हमने इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद में हमने प्रोडक्ट बनाया हमारा, तो ये प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की, जिससे उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो ना उसको क्लीन किया जा सके।
ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 फील्ड कह लो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिनका हम यूज़ करते हैं। अगला फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, किस किस फील्ड में इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। दूसरा मेडिसिन, मेडिसिन के भी अंदर हम बहुत सारी तरीके की मेडिसिन हमने बनाई है ना, जो कि अनक्योरेबल डिजीज़ को ठीक कर सकती है या रोक सकती है उसको। ठीक है, तो इसका फील्ड पहला क्या हो गया, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में कर रहे हैं। तीसरा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी से मतलब है अगर कोई जीन, देखो हर जीन का अपना मतलब वो किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हर जीन। अगर वो जीन हमारी बॉडी में नहीं रहेगी तो वो कैरेक्टर हमारी बॉडी में मतलब शो नहीं हो पाएगा, या उस जीन का जो काम है वो बॉडी में नहीं होगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने बायोटेक की हेल्प से जीन थेरेपी नामक एक टेक्निक को बनाया है, जिससे हम जीन से होने वाली जो या जीन की डिस्ट्रॉय हो जाने से या जीन के एब्सेंस से या जीन के डिलीट होने के कारण से भी बॉडी में जो प्रॉब्लम होगी उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो 3 तो ये क्षेत्र हो गए। दूसरा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब ये नॉर्मल जो टेस्ट्स होते हैं उनके अलावा भी हमने बायोटेक की हेल्प से इस तरीके के टेस्ट्स को डेवलप किया गया है, जिससे हम क्या जो डिजीज़ बॉडी के अंदर 5 या 10 ईयर्स के बाद होने वाली है उसका भी हम समय से पहले पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हम PCR और एक एलिसा जो टेस्ट है इसका यूज़ करते हैं, PCR और एलिसा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जो अगला फील्ड है वो है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट। ठीक है, तो ये फील्ड है हमारे जो हमको मतलब इन फील्ड में बायोटेक की हेल्प से बेनिफिट हम ले रहे हैं आज के टाइम पर। तो ये 5 फील्डों को मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है बारी बारी से। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखना है, मेडिसिन के क्षेत्र में देखना है, जीन थेरेपी में देखना है, और डायग्नोसिस में हम किस तरीके से मतलब क्या टेस्ट हम अपना रहे हैं, कौन सी नई टेक्निक अपना रहे हैं वो चीज़ देखना है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में है ना, सबसे पहले जो हम फर्स्ट जो एग्रीकल्चर में भी हम देखो 3 तरह की क्रॉप मतलब 3 तरीके से क्रॉप को पैदा कर रहे हैं। फर्स्ट है एग्रो केमिकल बेस एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रो केमिकल बेस एग्रीकल्चर में हम क्या करें, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे हमारी जो क्रॉप का जो पैदावार है हमारी क्रॉप की वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको पता है ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, इससे हमारी क्रॉप की पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ हार्मफुल रिजल्ट भी हमको देखने मिलते हैं। ये कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं जो सोइल के अंदर रह जाते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन होता है क्रॉप के अंदर भी कुछ मात्रा में ये चला जाता है ना। और इस क्रॉप को हम ये मार्केट में आती है, हमारे घरों में आती है, फिर हम जो यूज़ करने वाली चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा वीट हो गया, आपको पता है वीट को तो हम डेली लेते ही हैं चपाती के रूप में। तो अगर ये वीट के अंदर भी ये जो फर्टिलाइज़र की कुछ मात्रा है चली गई, और ये मार्केट से हमारे घरों में घर से हम जब हम इसको ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में भी जा रही है। तो ये कुछ ना कुछ जब इसका अमाउंट हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, और वो जो अमाउंट है बॉडी में हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया, तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी होगा, है ना। तो उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, कैंसर जैसी सिचुएशन भी हमको देखने को मिलती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल उनकी नॉर्मल दिनचर्या है, कभी उन्होंने कुछ एल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं लिया, कुछ ड्रग्स वगैरह का यूज़ नहीं किया, नॉर्मल उनकी लाइफ है, डेली का जो रूटीन होता है उसको फॉलो करते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर भी उन लोगों को कैंसर जैसी चीज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम डेली क्या खा रहे हैं भाई, हम वीट ही तो खा रहे हैं, चपाती तो खा रहे हैं। तो अब ये चपाती भी फर्टिलाइजर्स की हेल्प से बन रहा है ना। तो हमारी बॉडी में जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहा है फर्टिलाइज़र, तो वो भी क्या कर रहा है, कैंसर का रूप ले रहा है ना। तो इस तरीके से एक तो फर्स्ट हमारा हो गया एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना। दूसरी है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होती है, हमारी गोबर होता है ना, डंग जिसे हम बोलते हैं ना, तो उनका यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो उसकी मतलब क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो तो कम होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। ठीक है, थर्ड है हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। ठीक है, बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से क्या मतलब है, आपने CMO है ना, ये वर्ड
पढ़ रखा है इससे भी पहले। तो जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या कर दिया, उसके जीन का मॉडिफिकेशन करके, है ना, फिर हम उस जीन का मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप तैयार कर रहे हैं। तो उस क्रॉप को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये जो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है ना, इस तरह की एग्रीकल्चर में जो हम क्रॉप को बना रहे हैं, है ना, जीएमओ, है ना, टेक्निक का यूज़ करके जो हम क्रॉप तैयार कर रहे हैं, तो फिर इस क्रॉप में कुछ ना कुछ मतलब नई नई चीज़ें भी इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी, जिससे इस क्रॉप के अंदर जो बाहर का इन्वायरमेंट है ना, उससे उसको बेनिफिट भी होगा। तो सबसे पहले इस तरह की जो क्रॉप है, इस तरह का जो प्लांट होगा, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो वो क्या कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा साल्टी एरियाज़ होगी, कोल्ड एरिया या टेम्परेचर होगा, उनको क्या कर सकते हैं, वो टॉलरेंस कर सकते हैं, है ना, टॉलरेंस कर सकेंगे जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके प्रति, ताकि वो प्लांट, है ना, किसी भी कंडीशन में क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, उसकी जो ग्रोथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस सोर्सेज होते हैं, मतलब जैसे हमारी क्रॉप तैयार होगी, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब उसको हम दूर मार्केट तक क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। हमारी क्रॉप तैयार होगी तो उसको हम मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। तो जो ये हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि भाई उसको कितने भी समय से मतलब है कि मतलब उसको किसी भी तरीके से हम पैकिंग करके, है ना, कितने भी दूर लेके जा सकते हैं। तो उसकी क्रॉप का जो नेचर होगा, मतलब उस क्रॉप का जो कलर या उसका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, किसी भी तरीके से कोई स्मेल वगैरह, है ना, नहीं डेवलप होगी, जिससे उसका जो मार्केट में जो लागत है ना, वो भी अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है वो भी हमको कम हो रहे हैं, इस तरह की क्रॉप, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप जो हम पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। और तीसरा क्या है कि भाई एक तो उसके अंदर क्या होगा, जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे, है ना, तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी हम कम से कम कर पाएंगे, क्योंकि हमारी क्रॉप ही इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड का यूज़ हम कम करेंगे। ठीक है, इस तरह की, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है क्रॉप को तैयार करने के लिए, तो इनका प्रोडक्शन भी कम से कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा इस तरह की क्रॉप में जो प्लांट हम तैयार कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें जो मिनरल्स को यूज़ करने की एफिशिएंसी होगी वो भी डेवलप होगी। उनके अंदर क्या होगा, मिनरल्स को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है कि हम जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए, ये जो विटामिन ए है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे गोल्डन राइस के अंदर। तो हम इस तरह की जो हमने ये क्रॉप तैयार करी है ना, किसकी हेल्प से, है ना, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर हमने जो ये गोल्डन राइस बनाया है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, विटामिन है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो भी हमने बढ़ा दिया है इसके अंदर, जो कि आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ना। तो इस तरीके से हम ये जो हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड जो हमने एग्रीकल्चर अपनाया है ना, ये जो एग्रीकल्चर की फील्ड में हम जो ये टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, उससे जो हमारे प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हो ही रही है, साथ साथ उस प्रोडक्शन के अंदर, है ना, उस क्रॉप के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें, हम इतने सारे फ़ायदे हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट प्लांट। ठीक है, हमें इस तरह के प्लांट का प्रोडक्शन करना है जिनके अंदर क्या हो, इंसेक्ट रेसिस्टेंट पावर ऑलरेडी हो। तो इस तरह का ये जो प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, बायोटेक की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट में हम बीटी कहते हैं। और इस टेक्निक से जो हम क्रॉप तैयार कर रहे हैं उनको भी हम बीटी नाम देते हैं। मतलब जैसे हमने कॉटन के अंदर ऐसे करा तो बीटी कॉटन, टमाटो के अंदर जो, मतलब इस टेक्निक को अपनाकर जो टमाटो बनाया है ना, इस तरह नया टमाटो हमने बनाया ना, जो नया टमाटर का सीड्स हमने डेवलप करा, इस नई टेक्निक से जो नया हमने उत्पाद तैयार करा उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कॉटन के क्षेत्र में बीटी कॉटन बोल दिया, टमाटर के क्षेत्र में बीटी टोमेटो बोलते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट में बीटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, अभी ये जो इंसेक्ट, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया हार्मफुल होता है इंसेक्ट के लिए। अब इंसेक्ट भी बहुत सारे होते हैं ना, काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं जो काफ़ी सारी तरह की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
अब इंसेक्ट बीटल्स भी होते हैं, को वॉर्म भी होती है, फ्लाइज भी होती है, मॉस्किटोज भी होते हैं। तो कुछ क्लास है या कुछ ग्रुप्स हैं इंसेक्ट के, जैसे कि लेपिडोप्टेरस। लेपिडोप्टेरस के अंदर जो टोबैको होता है प्लांट, हमारा टोबैको प्लांट के अंदर जो मतलब टोबैको के प्लांट को जो वॉर्म्स डिस्ट्रॉय करती है ना, जो वॉर्म्स होते हैं वो सब आते हैं इसमें। ये जो ग्रुप है लेपिडोप्टेरेंस नामक एक ग्रुप है इंसेक्ट का, जिसके अंदर टोबैको को डिस्ट्रॉय करने वाली वॉर्म्स आती है ना। अभी बहुत सारी तरह की होती है, बर्ड वॉर्म्स होगी। अगला है हमारा कोलियोप्टेरेंस। इसके अंदर बहुत सारे तरह के बीटल्स होते हैं, मतलब रखा जाता है। और अगला है हमारा डायप्टेरेंस। इसके अंदर बहुत सारी तरह की फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ को हम रखते हैं, है ना। तो ये इंसेक्ट के कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस जो होता है ना, उसके अंदर हम वॉर्म्स, बर्ड वॉर्म्स और टोबैको वॉर्म्स को रखते हैं, जो कि ये टोबैको की खेती को या बहुत सारी तरह की क्रॉप को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बीटल्स होते हैं जिनको कोलियोप्टेरेंस के अंदर, ये जो ग्रुप है उसके अंदर रखा जाता है। और ये फ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं, उसको डायप्टेरेंस नामक जो ग्रुप है उसके अंदर रखा जाता है। तो ये मतलब इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट है। और ये इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जो इन इंसेक्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। किस तरीके से करेगा, ये बीटी, ठीक है, यानी हमारा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है हम। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हम इसको बोलते हैं। अब ये प्रोटीन जब इसकी बॉडी के अंदर होती है तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो मतलब ये जो प्रोटीन है वो इसके लिए भी हार्मफुल है, लेकिन इसकी बॉडी में तो ये क्या है, इनएक्टिव है, तो इसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है ना। लेकिन जब ये जो इनएक्टिव फॉर्म में ये जो प्रोटीन है यानी इंसेक्टिसाइडल, अब ये जो प्रोटीन होती है केवल इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है ना। तो अब ये जो प्रोटीन होती है किसी भी इंसेक्ट के, है ना, किसी भी इंसेक्ट के, जब कोई इंसेक्ट मान लो जिसके अंदर ये प्रोटीन आ गई, है ना, तो इंसेक्ट की जो गट होती है उस गट में क्या होता है, उसका जो मीडियम होता है वो होता है एल्केलाइन मीडियम होता है उसकी गट का। तो जब ये एल्केलाइन मीडियम मिल जाता है तो ये प्रोटीन हमारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ये एक्टिव हो जाती है ये प्रोटीन, तो उसकी मतलब उसकी गट की जो एपिथेलियम होगी, है ना, एपिथेलियम होगी, उसको ये क्या कर देगी, उसकी एपिथेलियम लेयर को ये ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। कौन ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, प्रोटीन। देखो ये बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका फुल नेम है बैसिलस thuringiensis। इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन जब यही प्रोटीन किसी इंसेक्ट के अंदर चली जाती है तो उसकी गट में क्या होता है, एल्केलाइन मीडियम होता है। इस एल्केलाइन मीडियम में ये जो प्रोटीन होती है हमारी वो एक्टिव हो जाती है। जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिव होती है तो एपिथेलियम की जो लेयर्स होती है वो ब्रेक होना या टूटना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब इस टेक्निक को मतलब अब ये जो पूरा जो ये प्रोसेस हमने देखा, इस प्रोसेस को किस तरीके से क्रॉप में यूज़ किया जा रहा है वो हमें देखना है, ताकि वो प्लांट क्या हो गया, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बन गया हमारा। तो वही तो हमें करना है ना, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट ही तो हमको बनाना है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखो, अब ये जो बीटी बैसिलस thuringiensis है हमारा, इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन पाई जा रही है ना। अब ये स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल जीन, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा जीन होगा जो इस प्रोटीन को बना रहा होगा, है ना। इस बीटी के अंदर कुछ जीन है जो क्या कर रहे हैं, इन स्पेशल प्रोटीन को बना रहे हैं। तो वो उस जीन का क्या नाम है, क्राइजीन। अब ये जो क्राइजीन होते हैं ना, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक से मतलब है कि भाई इनका टारगेट फिक्स है कि ये इंसेक्ट को ही किल करेंगी, है ना। ये जो क्राइजीन है ये क्या करेगी, इंसेक्ट को ही किल करेगी, ये फिक्स है, मतलब, है ना, ऐसा होता है। अब जब ये फिक्स है तो जीन भी फिक्स होगी, है ना। जैसे कि इतना समझो कि बीटी के अंदर जीन प्रेजेंट होती है, उस जीन का नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या करती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को डेवलप करती है। और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जब बीटी के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब इंसेक्ट इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसकी गट में ये एक्टिव हो जाती है और उसकी जो एपिथेलियम लेयर है वो ब्रेक हो जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो अब ये आपको ये जो क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, ठीक है। अब ये टारगेट स्पेसिफिक होती है, तो ये क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, ये जो जीन है ना, केवल कॉटन बॉल वॉर्म को ही डिस्ट्रॉय करेगी। जो कॉटन के प्लांट है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने वाली जो इंसेक्ट है ना, उसी को ये किल करेगी।
ठीक है। उसी तरीके से एक जीन और है क्राई फर्स्ट ए बी, है ना। ये जो जीन है क्राई फर्स्ट ए बी, ये किसको डिस्ट्रॉय करेगी? ये मक्का की खेती को नष्ट करने वाले इंसेक्ट को, यानी कि कॉर्न बीजा को, ठीक है। मक्का की खेती को इंसेक्ट जो डिस्ट्रॉय करते हैं उसी को ये क्या करेंगे? तो आपको क्राई फर्स्ट ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से इन जीन को, है ना, मतलब हमने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया था, है ना, जिससे हमने क्या ली, ये जीन ले ली हमने, इस बैक्टीरिया से ये जीन ले ली और इस जीन को हमने बायोटेक की हेल्प से इस प्लांट में क्या कर दिया, डाल दिया। मतलब ऐसा प्लांट हमने बना लिया, ठीक है। अब इस प्लांट में जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट इसकी पत्ती को खा गया ना, जैसे ही खाएगा तो इसकी बॉडी में भी ये क्या चला जाएगा? प्रोटीन चला जाएगा। अब इसकी बॉडी में जब ये प्रोटीन चला गया तो अब उसकी गट के अंदर ये जाएगा। जब ये जीन चला गया तो जीन प्रोटीन तो बनाएगा। अब उसकी गट में जब एल्कलाइन मीडियम उसको मिलेगा तो फिर ये जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगी, इस तरीके से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा तरीका हम अपनाते हैं, मतलब इस तरह की टेक्निक को हम अपना के हमने क्या बनाया है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको।